हेलो बच्चों, इस क्विक रिवीजन सेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कई टॉपिक्स का रिवीजन करना है इस सेशन में। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं द्रव विलयनों का वाष्प दाब। लास्ट वीडियो में आपको हमने वाष्प दाब को समझाया था, डिटेल में थोड़ा सा समझा दिया था। तो आज ये टॉपिक डिस्कस होना है, द्रव विलयनों का वाष्प दाब। तो इसमें एक समस्या ये आती है कि क्या द्रव विलयनों के लिए जो राउल्ट्स नियम है कुछ दो जगहों पर पढ़े जाते हैं। एक तो हम लोग पढ़ते हैं जब वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़ना होता है तब भी राउल्ट्स नियम आता है, उसके पहले भी राउल्ट्स नियम दिया है। तो ये कंफ्यूजन बच्चों में हो जाता है। तो वास्तव में दो नहीं है, वो एक ही है। तो आज उसको क्लियर भी कर देंगे जल्दी से। तो द्रव विलयन पहले तो समझ लीजिए क्या है, जिसमें विलायक जरूर द्रव हो उसको हम द्रव विलयन बोलते हैं। तो यहाँ आपके सिलेबस में बच्चों दो तरह का है कि अगर मान लीजिए जो विलयन में दोनों घटक होते हैं, विलेय पदार्थ और विलायक दोनों ही द्रव हैं, और एक ऐसा आएगा जिसमें आपका जो विलेय पदार्थ होगा वो ठोस होगा और विलायक द्रव होंगे। तो ये दोनों ही द्रव विलयन हो जाएंगे। और इन्हीं के संबंध में हम यहाँ पर इसको दो टाइप से कैटेगराइज कर लिया हमने कि जब विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील हो, और जब विलेय अवाष्पशील हो, मतलब वो उसकी वेपर्स ना बनती हो, वाष्पित ना होता हो, और विलायक क्या हो, वाष्पशील तो रहेगा, तो द्रव है तो वाष्पशील रहेगा। इन दोनों के संबंध में राउल्ट्स लॉ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहली केस को हम लेते हैं जहां पर दोनों ही कंपोनेंट यानी विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील हैं, और इनको हमने कैपिटल ए यानी विलेय को कैपिटल ए से और विलायक को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया है, जिससे कि बार बार इतना बड़ा लिखना ना पड़े। तो राउल्ट्स ना इसमें क्या कह रहा है, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि जो विलयन है उसमें किसी भी घटक का, कोई भी घटक हो, चाहे विलेय हो चाहे विलायक हो, उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो विलयन में उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो राउल्ट ने एक गुणात्मक नहीं मात्रात्मक संबंध दिया कि किस तरह से वैरी करेगा पार्शियल प्रेशर और उसका मोल प्रभाज। तो ये इनका लॉ है। और इसमें अगर हम समानुपात निशान हटा दें तो यहाँ पर एक और टर्म्स यूज होता है पी नॉट ए। तो पी नॉट ए क्या होता है, इसको बोलते हैं शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब। किसका, जिस घटक का हम आंशिक दाब ज्ञात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए विलेय का हमको आंशिक दाब पता करना है, तो पी नॉट ए क्या होगा, शुद्ध अवस्था में, यानी उसमें कुछ मिक्स ना किया गया हो, घटक ए अकेले रखा गया हो, यानी विलेय पदार्थ अकेले कहीं रखा गया हो, और उसका जो वेपर प्रेशर आता हो वो ये है, और ये मोल प्रभाज हो गया। इसी तरह से क्योंकि उसमें दूसरा घटक विलायक है और दोनों ही वाष्पशील हैं, तो जब दोनों ही वाष्पशील तो उसका भी उसी तरह से हम राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। क्या कहेंगे कि घटक बी का यानी विलायक का आंशिक वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये हो गया। अब यहाँ पर ये निशान यानी समानुपात का चिन्ह आप हटाएंगे तो फिर से यहाँ पर आ जाएगा पी नॉट बी। तो पी नॉट बी समझ गए होंगे क्या होगा, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है जब उसमें कुछ मिक्स ना किया गया हो। तो ये रिलेशन हो गया। अब चूंकि विलयन में दोनों घटक हैं और दोनों ही वाष्पशील हैं, तो जो कुल दाब आएगा उस विलयन के घटकों का, जो कुल वाष्प दाब आएगा वो क्या होगा, उसको हमने पी से दिखा दिया, तो वो किसके इक्वल होगा। ये डाल्टन का लॉ है कि दोनों घटकों के आंशिक दाब के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डाल्टन्स लॉ लगा लें तो कुल वाष्प दाब दोनों घटकों का हमको मिल जाएगा विलयन के। तो उसको हम दिखाएंगे P = PA + PB। अब चाहो तो आप यहाँ से PA का वैल्यू ये है, PB का वैल्यू ये है, ये वैल्यू पुटअप कर दो, तो ये आपको एक नया रिलेशन भी मिल जाएगा। और न्यूमेरिकल्स लगाने में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। तो ये राउल्ट्स लॉ एक ही तरीके से डिफाइन किया जाता है। अगर इसको हम कॉमन बोल दें तो कैसे हो जाएगा, मतलब अलग अलग टर्म्स ना बोलें, बस इतना कह दें कि राउल्ट्स लॉ क्या है कि विलयन के किसी भी वाष्पशील घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है।
तो जो भी घटक वाष्पशील हो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। यही आपका राउल्ट्स लॉ हो गया। तो ये विलेय भी वाष्पशील था तो उसके समानुपाती हो गया आंशिक वाष्प दाब। विलायक भी वाष्पशील है, ये इस तरह से इसका फार्मूला बन गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर कि जब विलेय अवाष्पशील है, जैसे मान लीजिए आपने चीनी डाल दिया, चीनी क्या है, अवाष्पशील है। यूरिया डाल दिया, वो भी अवाष्पशील है। यहां पर अगर देखा जाए तो आपने एल्कोहल ले लिया और वाटर, यानी एल्कोहल को वाटर मिक्स कर दिया, दोनों ही कंपोनेंट क्या है, वाष्पशील हो जाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी। यहां पर आ जाइए। तो अब चूंकि इस विलेन में विलेय आपका अवाष्पशील है तो उसका कोई वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, इसलिए ऐसे विलेनों का जो वाष्प दाब आएगा वो सिर्फ किसके कारण आएगा, केवल विलायक के वाष्प दाब के कारण आएगा। तो यहां पर भी राउल्ट्स लॉ हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाला घटक ही क्या है, वाष्पशील है, तो बोलेंगे विलायक का आंशिक वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी यहां पर आ जाएगा Pb इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी नॉट बी क्या है, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब है। तो यहां पर कुल दाब किसके इक्वल होगा, यहां पर कुल दाब Pb के इक्वल होगा, मतलब जो विलायक है उसके आंशिक दाब के इक्वल होगा। तो आप कह सकते हैं यहां पर चाहे आप आंशिक दाब कहें और चाहे कुल दाब कहें, बात एक ही है, क्योंकि दूसरा घटक है ही नहीं, वाष्पशील नहीं है, तो उसका कोई वाष्प दाब नहीं है। तो यहां पर कुल दाब का फार्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये बात समझ में आ गई। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वाष्प दाब अवनमन, वो भी समझ लीजिए इसी के साथ। वाष्प दाब अवनमन ये है, वाष्प दाब अवनमन का मीनिंग क्या होता है, अवनमन का मतलब होता है कम हो जाना। तो वाष्प दाब अगर कभी घट रहा है किसी का तो उसको बोलेंगे वाष्प दाब अवनमन। तो ये कब होगा, तो यहां पर हमने दो फिगर बनाए हैं, देखिए। मान लीजिए हमारे पास एक शुद्ध विलायक है, ये हमने लिख भी रखा है, शुद्ध विलायक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर ये रखा हुआ है। उसमें टेम्परेचर जो है, क्योंकि टेम्परेचर को हमको फिक्स रख के बात करनी होती है, तो यहां पर क्या होगा, वाष्पन तो होगा ही होगा, और यहां से विलायक के अणु धीरे धीरे वाष्पित होंगे, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा, जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया था हमने। इक्विलिब्रियम पर कुछ प्रेशर आएगा और वो प्रेशर किसका होगा, विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा। क्योंकि शुद्ध विलायक है तो विलायक का वाष्प दाब हम कहेंगे। अब इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने अवाष्पशील पदार्थ डिसॉल्व कर दिया। अवाष्पशील और विद्युत अनवघट भी हम बोलेंगे, बाद में इसको समझाएंगे क्या होता है। अवाष्पशील तो आप समझ ही रहे हैं कि जिसकी वेपर्स ना बनती हो, जैसे मान लीजिए इसमें हमने शुगर डाल दिया, चीनी घोल दी, ये चीनी घुल गई इसमें। अब चीनी घोल दी तो इसमें विलेन मिल गया हमको। अब यहां पर हमने देखिए कैसे रिप्रेजेंट किया दोनों को, ये जो स्फेरिकल यानी गोल गोल हमने बनाया है वो विलायक के अणु हो गए, और जो इस तरह से थोड़ा सा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में बना दिया है उस वो क्या चीज हो गए, विलेय पदार्थ के अणु यानी चीनी के अणु है, ठीक है ना। तो ये सब मिक्स हो गए। अब इस जो विलेन आपको ये विलेन प्राप्त हुआ है इसका वाष्प दाब घट जाता है। क्वेश्चन है क्यों घट जाता है, आप भी समझो। आप देखो जो वाष्प दाब है विलेन का वो उस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर आपने रखा हुआ है उस पर प्रति एकांक समय में कितने आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वेपर फेज में जा रहे हैं, वाष्पित हो रहे हैं, उसी पर डिपेंड करेगा दाब। तो यहां पर जो वाष्पित होने वाले विलायक के अणु थे उनको कम कर दिया गया है। और कैसे कम हुआ देखिए ध्यान से। पहले ये देखिए पूरी सरफेस, पूरी सतह पर विलायक के अणु थे, और सतह ज्यादा होगी तो और ज्यादा हो जाएंगे और बहुत जल्दी जल्दी वाष्पित होंगे। यहां पर क्या हुआ, उसी सरफेस उतना ही है, जितना यहां था उतना यहां भी है, और अब इसमें बीच बीच में चीनी के भी अणु आ गए हैं, यानी शुगर मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं। तो सतह पर जो विलायक के अणु थे उनकी संख्या कम हो गई। जब संख्या कम हो गई तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वेपर फेज में जा रहे थे वो कम हो गए। एक तरीका तो ये हो गया, इससे वेपर प्रेशर कम हुआ। और दूसरा तरीका ये है कि चूंकि चीनी के अणु खुद वाष्पित तो होते नहीं, वेपर फेज में जाएंगे नहीं, यहां पर आएंगे नहीं, लेकिन इन चीनी के अणुओं का जल के अणुओं के साथ एक आकर्षण होता है।
आकर्षण बल लगता है तभी तो इसमें घुल गए। तो जब चीनी के अणुओं के साथ जल के अणु का आकर्षण है तो उसको ये वाष्पित होने से रोक लेंगे, इसलिए वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई चीनी के अणु खुद वाष्पित होंगे नहीं, और चूंकि उनका जल के अणुओं के साथ आकर्षण है इसलिए वो उसको मतलब अपने आकर्षण बल के थ्रू रोक लेंगे, यानी वाष्पित होने से रोकेंगे तो वाष्पन की दर कम हो जाएगी। तो इस तरह से इसका विलयन का जो वाष्प दाब है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा शुद्ध विलायक से, तो जो ये कमी आई इसी को हम विलयन का वाष्प दाब अवनमन कहते हैं, और विलयन के वाष्प दाब को PS से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वाष्प दाब का अवनमन का फार्मूला क्या बन जाएगा, P0 - PS, यानी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन के वाष्प दाब को घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन के को, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो इसमें आदर्श विलयन क्या होता है, तो आदर्श विलयन को बच्चों आप लोग क्या बताते हो, जैसे भी आपसे पूछा जाएगा तुरंत कह दोगे ऐसे विलयन जो राउल्ट नियम का पालन करते हैं। ठीक है, याद करना आपके लिए आसान होता है तो बहुत आसानी से आप इसको बताते हो, लेकिन इससे आप और चीजें नहीं कर पाओगे जब तक कि आप उसका बेसिक्स नहीं समझोगे। जो मूलभूत सिद्धांत है या जो प्रमुख कारणों में से एक है वो यहां पर हमने लिख रखा है, ये है कि आदर्श विलयन क्या होते हैं। अभी आपको बताया था कि ए हम किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विलय के लिए, और बी किसके लिए, विलायक के लिए। ठीक है ना, तो अगर विलय और विलय के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो विलायक और विलायक अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के इक्वल हो, और बदले में ये भी किसके इक्वल हो, विलय और विलायक के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के। तो जब तीनों तरह के आकर्षण बल इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो ऐसा ही विलयन क्या हो जाएगा, आदर्श विलयन हो जाएगा। और ऐसे विलयन के बनने में जो एंथैल्पी चेंज होता है, यानी एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है वो शून्य हो जाएगा, और आयतन में होने वाला परिवर्तन भी शून्य हो जाएगा। यानी आपका आयतन, जो विलयन का आयतन आएगा वो कितना आएगा, विलय और विलायक के आयतन के बराबर ही रहेगा। ठीक है, और इसका मीनिंग समझो कि एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होने का क्या मतलब है, यानी विलयन बनने के दौरान ना तो ऊष्मा अवशोषित होगी और ना ही ऊष्मा उत्सर्जित होगी, ये मीनिंग हो गया इसका। तो ये हो गए आदर्श विलयन। अगर आदर्श विलयन बन गया है तो वो राउल्ट नियम का पालन करता ही रहेगा सभी कंसंट्रेशन पर, सभी सांद्रताओं पर, सांद्रता चाहे जो भी हो। राउल्ट का नियम है क्या, एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर देते हैं, अभी पिछले टॉपिक में बताया भी था आपको। तो राउल्ट नियम का पालन करना मतलब क्या है कि जो घटक का वाष्प दाब होता है, आंशिक वाष्प दाब, वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो राउल्ट नियम पालन करने का मतलब भी यही हुआ कि अगर विलयन में वाष्पशील घटक का मोल प्रभाज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका आंशिक दाब भी बढ़ता जाएगा। अगर वो 2 गुना हो गया तो आंशिक दाब भी जो पहले का तुलना में 2 गुना हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं राउल्ट नियम का पालन करना। तो आदर्श विलयन ऐसा करते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखें तो नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन, मतलब 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जब जुड़े होते हैं हाइड्रोकार्बन में तो उसको नॉर्मल हेक्सेन नाम दिया जाता है, ब्रांचिंग नहीं होती है। ऐसे हेप्टेन है, इन दोनों को जब मिक्स कर दिया जाएगा तो आदर्श विलयन बन जाएगा। और इसी तरह से बेंजीन और टालविन, ये फार्मूले लिखे हैं, बेंजीन इस तरह से, उसमें CH3 लगा दिएगा, टालविन, इन दोनों को जब मिक्स कर दोगे, दोनों ही द्रव हैं, दोनों को जब मिक्स कर दिया जाएगा तो भी ये नियरली आदर्श विलयन ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आदर्श विलयन के बारे में। अब आते हैं अनादर्श विलयन के बारे में, बताते हैं आपको। अनादर्श विलयन की सारी कंडीशंस देखिए लिखी हुई हैं। तो यहां पर क्या होगा कि जो विलय और विलय के बीच लगने वाला आकर्षण बल है, विलायक और विलायक अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो इक्वल नहीं होंगे। किसके इक्वल नहीं होंगे, विलय और विलायक के बीच लगने वाले आकर्षण बल के। तो ऐसी कंडीशन में एंथैल्पी चेंज भी 0 नहीं होगा, एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन, यानी या तो ऊष्मा अवशोषित होगी या तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी। यहां पर देखिए क्या होगा, आयतन
में परिवर्तन जो होगा वो भी शून्य नहीं होगा, यानी या तो आयतन बढ़ जाएगा जब हम विलेन बनाएंगे या आयतन घट जाएगा, दो चीजें आएंगी इसमें। और ऐसे विलेन सभी सांताओं पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करते हैं, कुछ विशेष पर एकाध पॉइंट पर कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं है। तो ये अनादर्श विलेन की परिभाषा हो गई, आपको ये चीजें जरूर आनी चाहिए। सिर्फ आप इतने से काम मत चलाइए, राउल्ट नियम से, मतलब ये जेन्युइन चीज है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए, इस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब चलते हैं, अनादर्श विलेन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक को हम बोलते हैं ऐसे अनादर्श विलेन जो धनात्मक विचलन दिखाते हैं, और ऐसे अनादर्श विलेन जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो धनात्मक विचलन वाले कौन से होते हैं? धनात्मक विचलन से मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो आदर्श विलेन था उसमें आपने देखा था कि एक सीधी रेखा मिलेगी, यानी एक समानुपात मिलेगा हमेशा, कि जैसे जैसे मोल प्रभाज घटक का बढ़ता जाता है उस घटक का वाष्प दाब भी लगातार क्या होता है, आंशिक वाष्प दाब भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो लाइन हमने कटी हुई लाइन से प्रदर्शित किया है ये सीधी लाइन है। तो आप चाहे P का आंशिक दाब का लाइन देख लें, चाहे PB के आंशिक दाब की लाइन देखें, दोनों बिल्कुल सीधी हैं। और ये सीधी लाइनें किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ये करती है आदर्श विलेन के वाष्प दाब को। ठीक है ना। अब चूंकि अनादर्श है तो कम या ज्यादा होगा, तो इसमें धनात्मक विचलन वाला होगा, इसका मतलब है कि ऐसे विलेन का जो वाष्प दाब होगा किसी भी जो वाष्पशील घटक होंगे उसमें, चाहे विलेय हो चाहे विलायक हो, तो उसका जो वाष्प दाब होगा सदैव ज्यादा होगा। जितना हम वाष्प दाब राउल्ट के नियम से सोच रहे होंगे या कैलकुलेट करेंगे उससे कहीं ज्यादा आएगा, ज्यादा आ रहा है इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, विचलन। कम आ जाए तो भी हम बोलेंगे विचलन। तो ज्यादा आएगा इसका मतलब हुआ कि ग्राफ हमेशा कहां से जाएगा, जो सीधी लाइन है उसके ऊपर से निकलेगा सब जगह। ठीक है ना। और जब ऋणात्मक विचलन होगा तो इसका मतलब राउल्ट के नियम से जो कुछ भी हम सोच रहे हैं वाष्प दाब के बारे में, आंशिक वाष्प दाब के बारे में, वो हमेशा कम रहेगा, हर पॉइंट पर कम रहेगा। तो ग्राफ कहां से जाएगा, उसकी हमेशा लाइन नीचे से आपको दिखाई देगी, आप बुक में अगर देखेंगे तो ऐसे। तो मैं एक ही फिगर में सारा बना दिया हूं, जैसे नीचे जाएगा इस तरह से मिलेगा। तो ये आपको ग्राफ मिल जाएगा धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन वाले। और कंडीशंस ये लिखी हुई हैं, धनात्मक विचलन के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए और ऋणात्मक विचलन के लिए ये स्थितियां होनी चाहिए। उसमें क्या होगा कि विलेय और विलेय के क्या, विलायक और विलायक के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो कम हो जाएगा ए और बी के बीच। तो इन दोनों का स्केप करना यानी वाष्पित होना थोड़ा सा घट जाएगा, तो इसलिए वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। ठीक ना। और यहाँ पर वाष्पित होना आसान रहेगा क्योंकि ए और बी के बीच जो आकर्षण है वो कम है, तो इनका खुद का अपना ज्यादा है इसलिए वाष्पित हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखिए, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन को जब आपस में मिक्स कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा ये एग्जांपल हो जाएगा धनात्मक विचलन के विलेन। यानी इसका जो विलेन बनेगा वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, इससे राउल्ट नियम से। फिर आइए, ऋणात्मक विचलन में क्लोरोफार्म और एसीटोन का मिश्रण होगा या विलेन होगा, और इसी तरह से फिनॉल और एनिलीन को अगर परस्पर मिक्स कर दिया जाए तो भी ऐसा विलेन तैयार होगा जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, किससे, राउल्ट नियम से। तो ये इन दोनों के एग्जांपल्स हो गए, आपको इनको मेमोराइज करना है। कभी कभी क्वेश्चंस यही आ जाते हैं कि ऐसे विलेन का कम से कम एक या दो उदाहरण दीजिए जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हो राउल्ट नियम से। तो आपको अगर मेमोराइज है तो आप लिख देंगे। इसमें खास बात यह है ऋणात्मक वाले में कि देखिए क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स के बीच में केवल वान डर वाल फोर्स काम करते हैं, और एसीटोन के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी क्या करते हैं, वान डर वाल फोर्सेस। ठीक है ना। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो वान डर वाल फोर्स यानी क्लोरोफॉर्म का ये हो गया और एसीटोन का ये हो गया मान लीजिए, तो इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो वान डर वाल तो होगा ही होगा, उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाती है। यही रीजन है कि जो विलेय और विलायक के बीच लगने वाला आकर्षण बल है, मतलब जो नया ये आकर्षण तैयार हो रहा है,
ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैन डर वाल्स फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो इसलिए इनका जो वाष्प दाब होता है वो कम हो जाता है और ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने लगते हैं। जबकि इन दोनों को मिलाओगे आप तो वैन डर वाल्स फोर्सेस, इनके बीच जो वैन डर वाल्स फोर्सेस है वो स्ट्रांग है, एसीटोन एसीटोन के बीच स्ट्रांग है। नया जो बनेगा वो उतना स्ट्रांग होता नहीं है, और होता नहीं इसलिए ये स्केप करना जारी रखते हैं, निवाष्पित होना जारी रखते हैं। तो ये हो गया धनात्मक विचलन के लिए। तो इनको आप अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिए ऐसे ही शॉर्ट में, और जल्दी से आप रिवाइज ऐसे कर सकें, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आगे फिर अगला टॉपिक अब डिस्कस करते हैं। अब देखो बच्चों, स्थिर क्वाथी मिश्रण आपको समझना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण यानी एजियोट्रॉप्स बोलते हैं इनको, ये क्या होते हैं? तो नाम से भी क्लियर हो रहा है, स्थिर क्वाथी मतलब जो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन है, इसमें दोनों कंपोनेंट्स हैं, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक। तो स्थिर क्वाथी मतलब होता है अब दोनों का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो सेम हो जाए, मतलब दोनों सेम टेम्परेचर पर ही बॉयल करेंगे। और जब दोनों सेम टेम्परेचर पर बॉयल करेंगे तो क्या होगा, जो इनका वेपर्स बनेगा उसमें और जो यहाँ सॉल्यूशन है उसमें, दोनों जगहों पर ए और बी का जो कंपोजिशन होगा वो सेम हो जाएगा, संघटन। मान लीजिए यहाँ पर अगर ये ए जो है वो 80% है और बी 20% है, तो यहाँ भी ए 80% होगा और यहाँ पर बी 20% होगा। जब तक ये स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं बनता है तब तक क्या होता है, तब तक होता है कि वेपर फेज में उस घटक का कंपोजिशन ज्यादा होता है, उस घटक का अमाउंट ज्यादा होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और उस घटक का कम होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाएगा, वैसे जितना कंपोजिशन, जो रेशियो दोनों का वेपर फेज यानी वाष्प अवस्था में होगा वही विलयन में होगा। और ऐसा तभी हो रहा है जब दोनों साथ साथ बॉयल कर रहे हैं। तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो परिभाषा इसकी समझ में आ गई होगी कि ऐसे विलयन जिसमें सभी घटक समान ताप पर ही या एक ही टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं और उनके वाष्प प्रावस्था का संघटन और विलयन में उनका संघटन समान होता है। और जब ये बन जाएगा तो अब ए और बी को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी प्रभाजी आसवन के थ्रू आप पृथक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों का कंपोजिशन दोनों जगह सेम हो गया है, तो अलग करना संभव नहीं। तो ये होते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब स्थिर क्वाथी मिश्रण क्वेश्चन है कब बनते हैं, तो वो हमेशा नहीं बनते, एक डेफिनेट कंपोजिशन पर बनते हैं। जैसे आप पानी और अल्कोहल को मिलाइए तो हमेशा वो क्या नहीं होंगे, हमेशा वो स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं बनाएंगे। लेकिन जैसे ही एक बार उनका कंपोजिशन 90% 95% ByV अल्कोहल का आ जाएगा, मीन्स जब मिश्रण में वॉल्यूम यानी आयतन के हिसाब से देखा जाए तो 95 ml, मान लीजिए 100 ml है टोटल विलयन का आयतन, तो 95 ml आपका लगभग अल्कोहल है और 5 ml जब जल आ जाएगा, उसमें जल बचेगा, तो ये जो मिक्सचर होगा अब ये स्थिर क्वाथी बन गया। लेकिन जब इसके अलावा कोई कंपोजिशन होगी, मान लीजिए 50% जल है 50% आपका अल्कोहल है, तब वो स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं होगा। तो बात क्लियर हो गई होगी मुझको लग रहा है। तो एक कंपोजिशन इसमें स्पेशल या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस टाइप के मिश्रण को फॉर्म करने में। तो यहाँ पर जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है ये दो तरीके का होता है, एक होता है उच्च क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण और दूसरा होता है निम्न क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो हिंदी में पूरा नहीं लिखा है, यहाँ पर इंग्लिश हो गई मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो क्या होते हैं ये उच्च क्वथनांकी वाले, क्या होंगे इनको, इनका जो क्वथनांक होगा, उच्च क्वथनांकी का मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ज्यादा होगा इनका क्वथनांक। किससे ज्यादा होगा, जो विलयन में दोनों घटक हैं विलेय और विलायक, उनका जितना भी क्वथनांक होता है उन दोनों से ज्यादा क्वथनांक होगा इनका उच्च क्वथनांकी का। यानी एक निश्चित कंपोजिशन पर ऐसा विलयन जिसका क्वथनांक उसमें उपस्थित घटकों के क्वथनांक से ज्यादा हो जाए तो उसको हम बोलेंगे उच्च क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण या विलयन यानी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और ये कौन से होंगे, कैसे पहचानोगे आप,
तो ऐसे विलयन होंगे जो राउल्ट नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन दिखाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ अब देखिए कैसे रिलेट करेंगे बच्चों को। यहाँ पर देखो उच्च क्वथनांकी है, तो अगर उच्च क्वथनांकी है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, ऋणात्मक विचलन, ठीक ना। यानी नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब कम से होता है। तो अपोजिट रिलेट कर लो कि अगर उच्च क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण है तो इसका मतलब वो राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाएगा। और अगर निम्न क्वथनांकी है तो निम्न का मतलब उच्च होना चाहिए, उच्च का मतलब धनात्मक से हो जाना चाहिए। तो ऐसा विलयन होगा जो राउल्ट नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन दिखाए, वो कैसा हो जाएगा, निम्न क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाएगा। तो इसका भी मीनिंग समझ गए होंगे, इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया था। और मिनिमम वॉल्यूम में आ जाएगा कि ऐसा स्थिर क्वाथी मिश्रण या विलयन जिसका क्वथनांक दोनों घटकों यानी विलेय और विलायक के क्वथनांक से नीचे हो जाए, यानी निम्न ताप पर वो बॉयल करना शुरू कर दे। और ये भी एक निश्चित संघटन पर होगा, और इसका एग्जाम्पल है अल्कोहल और जल का मिश्रण। तो जब एल्कोहल 95% लगभग रह जाता है और उसमें 5% वॉल्यूम से यानी ml पानी रह जाता है, तब जाके वो ऐसा मिश्रण बन जाता है जो मिनिमम बॉइलिंग हो जाता है। यानी तब उस मिश्रण का जो क्वथनांक होगा वो जल और एल्कोहल दोनों के क्वथनांक से नीचे आ जाएगा। यानी अगर एल्कोहल का देखा जाए, सपोज कर लीजिए जल का तो आप सभी लोग जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, और मान लीजिए क्वथनांक का है 78 डिग्री सेल्सियस। तो अब जब ये इस निम्न क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण बन जाएगा तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये किस पर बॉयल करेगा, 78 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर पर, ठीक है ना। तो ये मीनिंग हो गई निम्न क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण की। अब इसमें एक चीज और समझा दें आपको कि जहां यहां पर हम बार बार बोल रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, अभी आगे इसकी आवश्यकता भी हमको पड़ेगी, आगे के टॉपिक्स में आपको अच्छे से आना भी चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ध्यान रखना बच्चों की जो वेपर प्रेशर होता है उसके इनवर्स में चलता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर किसी का भी वाष्प दाब, किसी भी द्रव का वाष्प दाब अगर कम है तो डेफिनेटली उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अगर वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये रिलेशन होता है। और इसको समझाने के लिए देखिए यहाँ पर हमने बना रखा है कि सपोज करिए, पहले तो आप बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझ जाइए, बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। जल्दी से हम समझा देते हैं आगे के टॉपिक जिससे आप अच्छे से रिलेट कर सकें। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यानी क्वथनांक जिस पर खौलने लगता है, नॉर्मली उसको नहीं बल्कि हम ऐसे बोलते हैं, चूंकि एक स्टैंडर्ड सेट करना था तो वो स्टैंडर्ड हो गया 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार प्रेशर बोलते हैं। तो जैसे आपने किसी ओपन वेसल में ले रखा है तो उसमें एयर, ऊपर जो उसके चारों तरफ एयर है उसका प्रेशर कितना है, मान लीजिए 1 एटमॉस्फेयर। तो अब आपने इस लिक्विड को धीरे धीरे गर्म करना शुरू किया, शुरू करेंगे तो इसमें से वेपर्स बनेंगी, वेपर्स बनेंगी तो ये भी प्रेशर लगाएंगे। जैसे ही इन वेपर्स का प्रेशर इस जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब कम या ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम कम ज्यादा नहीं बल्कि 1 एटमॉस्फेयर स्टैंडर्ड कंडीशन मान के चलेंगे कि जब इस द्रव से निकलने वाली जो वेपर्स है इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाए, तो ऐसा जिस टेम्परेचर पर हो जाएगा, मान लीजिए ये 80 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, तो यही 80 डिग्री इसका इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अगर वेपर प्रेशर इसका मान लीजिए 100 डिग्री हमने गर्म किया तब जाके 1 एटमॉस्फेयर इक्वल हो पाया, तो इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या कहा जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस कहा जाएगा। तब 80 नहीं कहेंगे, 100 कहेंगे। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, किसी द्रव का वह निश्चित ताप जिस पर उसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब या ऑलमोस्ट 1 बार प्रेशर के इक्वल हो जाता है, और उस ताप पर पूरा द्रव खौलने लगेगा और हर जगह से वाष्पन होगा। इसीलिए बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है क्वथनांक एक बल्क फेनोमेना है, स्थूल गुण है, यानी हर जगह से होता है, और वाष्पन केवल सतह से होता है। तो ये मीनिंग आपको समझा दी है। तो ये रहा आपका स्थिर क्वाथी मिश्रण के जो टाइप्स थे वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब इसके बाद अगला टॉपिक आपका शुरू होगा, उसको आप आगे फिर डिस्कस करते हैं। हाँ बच्चों, अगला टॉपिक है आपका और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तन विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म।
ठीक ना। और इससे हम मॉलिक्यूलर मास का भी निर्धारण करेंगे, फार्मूले में आपको पता चल ही जाएगा। तो इसको समझना है बहुत ध्यान से। और यहाँ पर जो हमने कंडीशन ली है, जो आपके सिलेबस में है भी, उसमें आप ये मान चलिएगा कि जो विलेन हमने बनाया है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और उसमें जो विलेय है वो कैसा है, अवाष्पशील है। ठीक ना, उसी के लिए ये सारा फार्मूला हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। तो उन्हीं को आपको समझना है ध्यान से। तो पहले तो हम समझेंगे अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, या अणुसंख्य गुण क्या होता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अणुसंख्य गुण। अणुसंख्य मतलब अणुओं या कणों की संख्या, ठीक ना। यानी अगर पूरा हम बात करें इसकी, तो ये हो जाएगा कि विलयन के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करें, उनकी प्रकृति पर नहीं। उसमें क्या डाला गया इससे नहीं मतलब है कि कितने पार्टिकल उसके अंदर हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं कि अगर हमने जल लिया और जल में हमने चीनी डाल दी, और चीनी में मान लीजिए हमने एक 0.1 या 1 मोल हमने बनाया। सपोज करिए, संख्या में समझाते हैं आपको, कि सपोज करिए आपने चीनी डाली, उसमें 100 चीनी के अणु डाल दिए हैं। काउंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं केवल मान रहा हूं। तो मान लीजिए आपने पानी में जितना पानी लिया, सपोज करिए 1 लीटर ही लिया, या 1 किलोग्राम लिया, 1 किलोग्राम ले लेते हैं। तो 1 किलोग्राम जल लेकर उसमें हमने 100 चीनी के अणु डाल दिए, ठीक। तो उसमें चीनी के कितने अणु हो गए, 100। अब मान लीजिए हमने फिर 1 किलोग्राम पानी लिया और उसमें कितना डाल दिया, 100 अणु यूरिया के डाल दिए। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि हमने चीनी डाली या यूरिया, केवल हमने दोनों के 100 अणु डाले हैं। इसका मतलब अणुओं की संख्या या कणों की संख्या उसमें समान है। तो इन दोनों विलयनों के ये चीनी वाला और ये यूरिया वाला, इन दोनों विलयनों के सारे अणुसंख्य गुणधर्म, चाहे आप उसका वाष्प दाब अपेक्षिक अनुमान निकालें, चाहे ये और चाहे ये, इन चारों अणुसंख्य गुणधर्मों को आप निर्धारित करेंगे, तो इन दोनों विलयनों के लिए वो समान हो जाएगा, क्योंकि उसमें अणुओं की संख्या या कणों की संख्या समान है। ठीक है ना। तो बात क्लियर हो गई होगी कि अणुसंख्य गुण क्या होते हैं। अब आइए, ये कितने टाइप के होते हैं, तो हमने लिख रखा है 4 टाइप के होते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अनुमान और परासरण दाब, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्वथनांक उन्नयन को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये इनकी इंग्लिश होती है। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, यानी वाष्प दाब का अनुमान तो अभी हम लास्ट में आपको पीछे पढ़ाया भी था, कि जो वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है जब हम शुद्ध विलायक से और विलेन बनाते हैं और उसमें अवाष्पशील विलेय डालते हैं, तब कमी आती है। तो ये P0 माइनस PS है वाष्प दाब का अनुमान, वाष्प दाब में होने वाली कमी। और जैसे इसको डिवाइड कर दोगे आप शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से या शुद्ध द्रव के, तो ये पूरा टर्म, अभी इसको बंद कर लेते हैं, ये पूरा टर्म इतना, ये बन जाएगा वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, रिलेटिव, इसके रिलेशन में कितना कमी हो रही है। और यही राउल्ट नियम का दूसरा फॉर्म भी है, जिसकी हम बात अभी पिछले वाले टॉपिक में कर चुके हैं। तो इसको आप राउल्ट नियम मान सकते हो यहाँ पर भी। यानी राउल्ट नियम अगर लिखने को आया तो ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो कि किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट्ट के जलीय विलयन में या विलयन में जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान होता है, वो विलेय के मोल प्रभाज के, एक्स क्या है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये भी राउल्ट नियम है और पहले भी आपको बताया था। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, जैसा आपसे पूछा जाए वैसा आप करिएगा। ये हो गया वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान। हमने बात करी थी कि वेपर प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उससे आप सारी चीजें समझ सकते हो। तो यहां भी आपने देखा कि वाष्प दाब अवनमन होता है, अवनमन होगा जितना जितना उसमें मोल प्रभाज होंगे विलेय के, यानी विलेय के कणों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसका वाष्प दाब कम होता चला जाएगा और घटता चला जाएगा। ठीक है ना, बहुत सीधा सा रिलेशन है। और फिर आइए क्वथनांक उन्नयन पर, यह भी वाष्प दाब से जुड़ा हुआ टर्म है। आपको भी पढ़ाया हमने कि अगर हम किसी विलयन का वाष्प दाब कम कर दें, कम कैसे करेंगे, उसमें हम विलेय पदार्थ को डाल करके कम कर सकते हैं। जैसे जैसे हम विलेय पदार्थ उसमें डालते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, उसका विलायक कणों के साथ आकर्षण बढ़ता जाता है।
संख्या होगी ज्यादा आकर्षण बल होगा, कम वाष्पित होंगे। अगर वाष्पन कम हुआ तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर अगर कम हुआ तभी आपको समझाया था क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो क्वथनांक का बढ़ना ही क्या कहलाता है? उन्नयन। तो जब किसी शुद्ध विलायक में आप कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल देते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, और जो वृद्धि होती है उसी को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक उन्नयन। और इसको दिखाते हैं डेल्टा टीवी से। तो टीवी क्या हो गया? यानी विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। चूंकि विलयन का वाष्प दाब कम है तो क्वथनांक ज्यादा होगा, अभी रिलेशन बताया था। तो ये इसका रिलेशन बन जाएगा डेल्टा टीवी इक्वल टू टीएस माइनस टी नॉट। यानी विलयन के क्वथनांक में से शुद्ध विलायक का क्वथनांक माइनस कर दीजिए, जो आपको निकल के आएगा वही है क्वथनांक उन्नयन। इसी तरह से हिमांक का अवनमन भी होता है। चूंकि वेपर प्रेशर कम हुआ है तो उसका हिमांक भी घट जाएगा, इससे अपोजिट एकदम से। या हिमांक की बात हो रही ना, तो हिमांक उसका घट जाएगा। और हिमांक अवनमन को हम अगर दिखाएं डेल्टा टीएफ से तो ये उल्टा रिलेशन हो गया, यानी शुद्ध विलयन, शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। माइनस कर दोगे तो आपको डेल्टा टीएफ मिल जाएगा, नहीं हिमांक का अवनमन मिल जाएगा। ये फॉर्मूला है। इसी तरह से अगली प्रॉपर्टी है परासरण दाब। तो परासरण दाब भी क्या होता है अभी समझा देते हैं आपको। पहले परासरण समझाना पड़ेगा, फिर परासरण दाब बताएंगे। तो अभी इसको टॉपिक को रोकते हैं, इसको अलग से डिस्कस कर लेते हैं। पहले इन तीनों को समझा देते हैं। इसका तो फार्मूला आपके सामने आ ही गया है, इन दोनों का आप और देख लीजिए। तो क्वथनांक उन्नयन जो एक्सपेरिमेंट किया गया उससे क्या पाया गया कि जो विलयन का क्वथनांक उन्नयन हो चाहे हिमांक अवनमन हो, दोनों ही विलयन की मोललता के समानुपाती होते हैं। किसके? मोललता। विलयन की जो मोललता होगी उसी मोललता बढ़ेगी तो क्वथनांक उन्नयन बढ़ेगा, हिमांक अवनमन घटेगा। ठीक है ना? मोललता अगर बढ़ती जाएगी तो हिमांक अवनमन भी हिमांक अवनमन का मान बढ़ना मतलब हिमांक में डिफरेंसेस और बढ़ते जाएंगे। तो ये दोनों में रिलेशन है। और अगर आप मोललता का फार्मूला आपको मेमोराइज हो तो आप उसको रख सकते हैं यहाँ। विलय का द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान, ये विलायक का द्रव्यमान हो गया। तो ये मोललता का फार्मूला हो गया इतना। और समानुपात जब बढ़ता है तो एक कांस्टेंट आता है, केवी बोलते हैं इसको बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, या इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है इसको। तो ये फार्मूला बन जाएगा डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू मोललता के प्लेस पर ये सब पूरा वैल्यू पुटअप कर दी है। इससे आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। तो अगर आपको डेल्टा टीवी पता चल जाए, केवी आपको गिवन होता है, तो आप कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किए हैं, कितने ग्राम विलायक में या कितने किलोग्राम में, तो आप मोलर मास डिसाइड कर सकते हैं, मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। तो इस सूत्र से भी आप मोलर मास, जो विलेय पदार्थ है उसका मोलर मास निकाल सकते हैं, और इस वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। सेम देखिए दोनों फार्मूले हैं, और दोनों में क्या डिफरेंस है? केवल सिंबल का डिफरेंस आ रहा है। तो जहां केवी है वहां केएफ हो जाएगा। इसको बोलेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है? तो दोनों के फार्मूले हो गए, दोनों से आप जो चीजें आपको गिवन हो उनको वैल्यू पुटअप करिए, और जो ना पता हो उसको आप निकाल लीजिए। ठीक है ना? ये आपका क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं परासरण दाब पर। परासरण दाब क्या होता है तो उसके लिए पहले परासरण समझिए। परासरण कौन सा फेनोमेना होता है? ये फेनोमेना एक है कि मान लीजिए हमारे पास एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? एसपीएम। ये मेम्ब्रेन ऐसी होती है कि जो विलायक, जो छोटे साइज के अणु हैं, विलायक के अणुओं को अपने अंदर से आर पार जाने देती है, लेकिन विलेय पदार्थ के अणुओं को रोक लेती है। तो मान लीजिए हमने इधर क्या भर रखा है? शुद्ध विलायक। और इधर क्या है? इधर मान लीजिए विलेन हमने भर रखा है, चीनी का या नमक का विलेन रखा है, जो भी है। तो आप जैसे ही इन दोनों को सेपरेट करोगे इससे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से यानी अर्धपारगम्य झिल्ली से, तो वैसे ही आप देखोगे इसमें से जल के जो अणु हैं, यानी विलायक के जो अणु हैं, वो अपने आप इधर जाने लगेंगे, स्वतः। ठीक है ना? तो शुद्ध विलायक से विलेन की ओर चले जाएं, या फिर अनविलेन से सांद्र विलेन की ओर अगर जाते हैं, तो इसी घटना को नाम क्या दिया जाएगा? परासरण कहा जाता है। ठीक ना? अब मान लीजिए परासरण की क्रिया शुरू हुई, आप चाहते हैं परासरण ना हो, तो परासरण ना होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? विलयन पर आपको बाहर से प्रेशर लगाना पड़ेगा।
तो जब प्रेशर लगाएंगे तो परासरण की क्रिया रुक जाएगी। तो परासरण की क्रिया को जस्ट रोकने के लिए इस विलयन पर लगाया गया जो एक्सटर्नल प्रेशर है वही क्या बोला जाता है, परासरण दाब कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये परासरण दाब हो गया, ठीक है ना। अब वान ठाप एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट इस पर किया था। उन्होंने कुछ रिलेशन डेवलप किए क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक। तो ये है परासरण दाब को अगर हम पाई से या पी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है, और अगर ताप स्थिर रहे, अगर सांद्रता स्थिर कर दिया तो ताप बढ़ाया जाए तब भी परासरण दाब बढ़ जाता है। तो इसलिए दो फार्मूले आ गए, इसको हम बोलते हैं वायल वान ठाप नियम और इसको बोलते हैं वायल चार्ल्स नियम। तो दोनों को अगर मिला दिया जाए, दोनों को ये समानुपात हटाया जाए तो यहाँ पर आ जाता है पाई इक्वल टू सी आर टी। आर वही गैस स्थिरांक ही आपका, वही वैल्यू सेम होती है इसकी। अगर ये आपको कंसंट्रेशन या वॉल्यूम आप कह लीजिए, यहाँ पर ये मोलर सांद्रता है सी आर टी। अब सी के प्लेस पर हम एन बाई वी रख दें, यानी एकांक आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो मोल अपान आयतन वो कंसंट्रेशन के समतुल्य होता है, इसलिए इसके प्लेस पर हमने ये रख दिया। तो ये फार्मूला बन जाएगा पाई इक्वल टू एन बाई वी आर टी। तो अगर आयतन आप लीटर में लेते हैं, परासरण दाब को एटमॉस्फेयर में मेजर किया जाए, तो आर की वैल्यू आप रखेंगे 0.0821, और अगर सब एमकेएस सिस्टम में आप यूज कर रहे हैं तब आर की वैल्यू हो जाएगी 8.314। ये वैल्यू आप रखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे तो सवाल आपका सही आएगा। अदरवाइज यूनिट्स में चेंजेस हुआ, वैल्यू आपने एक जैसी रखी, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि वैल्यू आपकी गलत ना होने पाए। तो ये हो गया परासरण दाब से संबंधित फार्मूला। यहाँ पर भी हमने एक फिगर बना रखा है उसी को समझाने के लिए ही, कि जैसे मान लीजिए कैसे आप पता लगाएंगे कि परासरण की क्रिया शुरू हुई कि नहीं हुई। तो मान लीजिए ये शुद्ध विलायक है ये वाला, और ये विलयन है। तो आपको पता है कि ऑस्मोसिस अपने आप होगी, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणु इधर जाने लगेंगे, और जाएंगे तो यहाँ पर जो कैपिलरी ट्यूब लगी है इसमें विलायक का तल नीचे आ जाएगा। जैसे ही नीचे आया हम समझ जाएंगे यहाँ से विलायक के अणु चले गए, तो इसका मतलब परासरण की क्रिया शुरू हो चुकी है। अब हम इससे प्रेशर लगाएंगे पिस्टन से। जब प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, विलायक के अणु वापस आएंगे। तो जैसे ही यहाँ पर इनिशियल लेवल आ जाए आपका, समझ जाइए अब परासरण नहीं होगा, नहीं हो रहा है, रुक गया। तो जितना प्रेशर आपने लगाया है वही क्या हो जाएगा, इस विलयन का परासरण दाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहां बनता है कि ऑस्मोसिस जो हुई, जो परासरण की क्रिया अपने आप शुरू हुई, ये क्यों हुई, क्या रीजन था इसके पीछे। अगर इसके पीछे आप जाएंगे तो फिर से वही आएगा, वाष्प दाब। आपको बताया था कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। इधर वाष्प दाब कम है, इधर ज्यादा है। इधर प्रेशर ज्यादा है तो इधर के अणु इधर जाएंगे, और जब यहाँ का वाष्प दाब कभी बराबर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर एक फार्मूला लगता है कि जब यहाँ पर तल विलायक का तल ऊपर बढ़ेगा तो एक हाइड्रोस्टैटिक द्रवस्थैतिक प्रेशर लगेगा एचडीजी। तो यहाँ से इस जब ये प्रेशर इसके वाष्प दाब के इक्वल हो जाएगा तब समझिए क्या हो जाएगा, परासरण की क्रिया अपने आप रुक जाएगी, नहीं तो कभी रुके ही ना, क्योंकि ये हमेशा शांत ही रहेगा और ये शुद्ध विलायक है तो इधर से जाते ही रहेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक डेफिनेट ऊंचाई तक जब इसका तल बढ़ेगा तो द्रव स्थैतिक दाब जो लगेगा वो इसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा और तब परासरण अपने आप रुक जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा होता है। तो ये रहा ओवरऑल चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। अब मान लीजिए एक चीज और बात कर लेते हैं यहाँ पर, कि अगर हमने यहाँ पर कहा है विलय अवाष्पशील होना चाहिए, और एक कंडीशन इसमें और हमने लिखी नहीं यहाँ पर, वो कैसा होना चाहिए, अनपघट्य होना चाहिए। अनपघट्य, अनपघट्य का मतलब क्या होता है कि जो विलेय पदार्थ है जब उसको विलयन में डाला जाए, मतलब विलयन बनाने के लिए विलायक में डाला जाए, तो वो वियोजित ना हो, न संगुणित हो। यानी एक वियोजित होकर दो ना बने, या दो अणु उसके आपस में संगुणित होकर एक ना हो जाए, ठीक ना। यानी एक है ना तो ये दो हो, और ना दो मिलकर के एक हो जाए, इसको बोलते हैं वियोजन, इसको बोलते हैं संगुणन। तो दोनों घटनाएं अगर नहीं होती हैं तो उसको हम बोलते हैं विद्युत अनपघट्य यहाँ पर फिलहाल। तो ये अगर नहीं हो रहा है तो अनपघट्य है वो, जैसे चीनी है एग्जाम्पल, यूरिया है, ये सब विद्युत अनपघट्य हैं।
तो मैंने ये सारा फार्मूला उसी के लिए पढ़ाया हुआ है। अब मान लीजिए हमारे पास ऐसे अवाष्पशील विलेय पदार्थ आ जाएं जो विद्युत अपघट्य हों। विद्युत अपघट्य का मतलब कि जिनकी जो आणविक अवस्था है वो आणविक अवस्था नहीं बल्कि जो वियोजित हो जाए या संगुणित हो जाए, जैसे नमक है, ये वाष्पित भी नहीं होगा लेकिन पानी में घोलने पर ये क्या हो जाएगा, Na+ और Cl- में वियोजित हो जाएगा और ये सभी आयन जो जनरेट हो रहे हैं ये सब एक कण की तरह व्यवहार करने लगेंगे। तो तमाम गलतियां हो जाएंगी। हम सोचेंगे हमने तो 1 मोल उसमें घोला है और अंदर जाके ये किस तरह व्यवहार करेंगे जैसे 2 मोल घोल दिया गया हो, क्योंकि ये आयन जो होते हैं वो कण की तरह व्यवहार करने लगते हैं और चूंकि ये अणुसंख्य गुण है तो कणों की संख्या पर निर्भर करेगी, तो कैलकुलेशन हमारी गलत आएगी। तो इन सारे फार्मूलों को इसके लिए एप्लीकेबल बनाने के लिए, यानी विद्युत अपघट्य के लिए भी एप्लीकेबल हो जाए, तो एक गुणक इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सारे फार्मूले में आप ये कर लीजिए तो यही फार्मूला सेम काम करने लगता है, उसको हम बोलते हैं वान हाफ गुणक। तो जब वान हाफ गुणक इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो यही फार्मूला विद्युत अपघट्य के विलयनों के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा और उस वान हाफ गुणक को हम दिखाते हैं आई से। तो आई इसमें मल्टीप्लाई हो गया, यहां भी आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया वन हाफ गुणक। यहां भी आप कर सकते हैं आई इंटू ये या ICRT जो भी आप चाहें, और यहां भी आई मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे फार्मूले अब किसके लिए एप्लीकेबल हो गए, विद्युत अपघट्य के विलयन के लिए भी हो गए, यानी जो संगुणित हो रहे हैं और जो वियोजित हो रहे हैं। ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम पोर्शन आपका रिवाइज हो गया है और अभी इसके बारे में फिर हम और बात करेंगे। जो वान हाफ गुणक है ये आपको समझाना है, ठीक है ना। तो अब अगला टॉपिक है बच्चों अप सामान्य मोलर द्रव्यमान यानी एबनॉर्मल मोलर मास, और इससे संबंधित है वान हाफ गुणक। इसके बारे में फार्मूले में आपको हम पहले बता चुके हैं, अब यहां समझा देंगे और अच्छे से। तो अप सामान्य मोलर द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का अप सामान्य मोलर द्रव्यमान क्या है वो समझिए ध्यान से। ये तभी आता है जब विलेय पदार्थ या तो जाके विलयन में जब वो विलायक में डिसॉल्व किया जाता है तो या तो वियोजित हो जाए या फिर संगुणित हो जाए, तभी ये अप सामान्य अणु द्रव्यमान हमको या मोलर द्रव्यमान मिलता है। तो समझाते हैं आपको कैसे होता है ये सब। सपोज करिए जैसे मान लीजिए KCl है, 1 मोल हमने उसमें डिसॉल्व किया, तो हम तो कैलकुलेशन में 1 मोल लेंगे। फिलहाल आपको ये नहीं पता है कि हम क्या डाल रहे हैं, यहाँ मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, लेकिन आप ये सपोज करो कि आपको नहीं पता है कि ये वियोजित हो रहा है, लेकिन ये अंदर जाके कितना वियोजन होकर 2 मोल्स क्रिएट कर रहा है। तो जो अणुसंख्य गुण हैं वो कणों की संख्या पर डिपेंड करेंगे ना। आप भले 1 मोल डालो, अंदर जाके वो 2 मोल हो रहा है, तो जो आप एक्सपेरिमेंट करोगे, यानी आप सपोज करिए आप क्वथनांक उन्नयन ऑब्जर्व कर रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं, तो क्वथनांक उन्नयन जो आप निकालेंगे तो आप तो सोच रहे हैं हम तो 1 मोल डाले हैं, 1 मोल के हिसाब से कैलकुलेट करें, लेकिन वास्तव में अंदर जाके 2 मोल्स हुए हैं, तो 2 मोल्स के अकॉर्डिंग आपका क्वथनांक उन्नयन का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि कणों की संख्या बढ़ गई है तो क्वथनांक उन्नयन का मान भी बढ़ जाएगा। अब जब क्वथनांक उन्नयन का मान बढ़ जाएगा तो आप देखिए इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है, अगर ये बढ़ेगा तो मोलर मास कम हो जाएगा। यानी क्वथनांक उन्नयन का आपने प्रैक्टिकली निर्धारण कर लिया, वैल्यू नोट कर ली, फिर आप इस फार्मूले पर आए, ये वैल्यू गिवन होती है, ये आपने प्रैक्टिकली निकाल लिया है, कितना ग्राम आपने विलेय पदार्थ डाला था वो आपको पता ही है, वो सारी वैल्यू यहां पर आप रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो जो मोलर मास आएगा वो कम आएगा, ठीक ना, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा निकली हुई है जो कि होना नहीं चाहिए था। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जाके वियोजित हो गया और 2 मोल्स कण बन गए अंदर। हम तो 1 मोल समझ रहे हैं ना, अंदर जाके 2 मोल्स हो गए। तो अगर कोई भी विलेय पदार्थ जो घुलने पर वियोजित हो जा रहा है, तो जो उसका निर्धारित यानी जो प्रैक्टिकली डिटरमाइन मोलर मास आएगा वो नॉर्मल मोलर मास से हमेशा कम होगा। याद करने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, डिसोसिएशन, डी फॉर डिसोसिएशन, यानी जो वियोजित होते हैं उनका मोलर मास डी फॉर डिक्रीज कर जाता है। तो आप इस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं।
तो यहाँ पर ये स्थितियां बनेंगी कि जो वियोजित होते हैं उनका मोलर मास सामान्य मोलर मास की तुलना में कम हो जाएगा। तो ये जो कम हो गया ये अपसामान्य मोलर मास आ गया, इसी को हम अपसामान्य मोलर मास कहेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास कहेंगे। इसी तरह से ऐसे पदार्थ भी हमारे पास हैं जैसे एसिटिक एसिड है, इसको अगर आप पानी में घोलें तो इसके दो अणु अंदर जाके दो अणु आपस में मिलके एक अणु की तरह व्यवहार करने लगेंगे। तो यहाँ पर जिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आप जिस अणुसंख्य गुण का निर्धारण आप प्रैक्टिकली करना चाह रहे होंगे वो गुणधर्म क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में घट जाएगा। मान लीजिए क्वथनांक उन्नयन ही निकालना चाह रहे थे, तो जब इसको डालोगे तो क्वथनांक उन्नयन की वैल्यू जो आनी चाहिए वास्तव में वो नहीं आएगी बल्कि कम आएगी। जब कम आएगी तो मोलर मास बढ़ जाएगा, तो इसके द्वारा निर्धारित किया हुआ मोलर मास आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो जब बढ़ा हुआ मिलेगा तो वो भी क्या है, वो भी एबनॉर्मल है, अपसामान्य है। तो ये सारी घटनाएं ना हो, हम सही सही निकाल पाए, इसीलिए वान ठाफ ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जो आपको पहले हम बता चुके हैं। और वो होता क्या है वो यहां पर लिखा हुआ है कि वान ठाफ गुणक क्या है, ये एक अनुपात है किसका, सामान्य मोलर द्रव्यमान और अपसामान्य मोलर द्रव्यमान का, या फिर प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म, यानी जो आपने प्रैक्टिकली डिटरमाइन किया है उसको हम प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म बोलते हैं, ये और परिकलित अणुसंख्य गुणधर्म का अनुपात है। या आप कह लीजिए कि जब हमने KCl को या किसी को डिसॉल्व किया तो अगर उसका वियोजन हुआ है या संगुणन हुआ है, वियोजन के पश्चात कितने अणु बने या संगुणन के पश्चात कितने अणु बने उनकी संख्या, और वियोजन से पहले कितने थे वो। तो वियोजन से पहले मान लीजिए KCl का एग्जांपल लें तो वियोजन के बाद 2 हो गए तो 2/1 हो जाएगा। संगुणन में लें तो संगुणन से पहले कितने थे, 2 थे, अब कितने हो गए, 1 हो गए। तो यहां हो जाएगा 1 और यहां हो जाएगा 2 इन केस ऑफ संगुणन, यानी जब 2 मिलकर 1 होते हैं। 3 मिलकर 1 हो रहे हैं तो 1 और यहां 3 आ जाएगा। अगर यहां पर 1 मोल 3 मोल में डिसॉल्व हो रहा हो, 3 आयंस बना रहा हो तो यहाँ 3/1 हो जाएगा। तो इन्हीं का अनुपात आपको परिभाषित करना बहुत आसान है। वान ठाफ गुणक को आप तीनों में से किसी के हिसाब से परिभाषित कर सकते हैं कि सामान्य मोलर द्रव्यमान और अपसामान्य मोलर द्रव्यमान के अनुपात को वान ठाफ गुणक कहते हैं, या इन्हीं में से कोई भी आप ले सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया आपका बच्चों। अब आगे फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह डिस्कस करेंगे। अगर उसमें कहीं ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक और छूटा हुआ है, उसकी जरूरत है आपको, तो उसको भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको पूरा नट सेल में है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। धन्यवाद आपको बहुत बहुत।